जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर हो जाएगा परखनली शिशु से। याद रखिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो परखनली शिशु से। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ में करते चलना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो याद रखिएगा, चोकीला आयर। यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, चोकीला आयर। ध्यान रखेंगे। मेनका गांधी की बात करें तो मेनका गांधी लोकसभा की सांसद है, याद रखिएगा। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो याद रखिएगा, वी.एस. रमादेवी। भारत की प्रथम महिला आईएएस पूछे तो अन्ना जॉर्ज, और भारत की प्रथम महिला आईपीएस पूछे तो किरण बेदी। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोमिला थापर। कौन है? तो रोमिला थापर। अरुंधति राय की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पूछा जाता है, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अप्रैल 1999 में लागू हुआ था। और ये जो WTO है इसका पुराना नाम क्या है? तो गैट, GATT, याद रखिएगा। और गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। आगे देखिए, ट्रांसलेट है, आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सिंपल सा है। तो देखिए, आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, इसका हिंदी हो जाएगा, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि आर्टिकल 32 है, यानी 32 है, याद रखिएगा। यहाँ पे नाम दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, चलिए क्या हो, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और अगर आपको किसी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, याद रखिएगा, भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, यानी उपर्युक्त सभी आंसर सही है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए, हमने पॉलिटी क्लास में आपको समझाया था, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। इस क्लास को हमने शायद परसों या तरसों कवर किया था, राज्यपाल से संबंधित प्रश्नों को। जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो साथियों, जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चौखट मैं नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है?
तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा अनामिका। तिमिर शब्द का अर्थ होता है चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए। तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तिमिर का मतलब अंधकार। आगे देखिए, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा कौन सा है? तत्पुरुष समास। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा भुवन। ये घर का पर्यायवाची नहीं है, भुवन जो है संसार का पर्यायवाची है। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है, किसके? तो सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, किसके द्वारा? तो साथियों, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, किसके द्वारा? तो विवर्तन तथा गुणता के द्वारा। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, किस क्रम में? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध के समांतर क्रम में। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अस्थायी चुंबक को बनाया जाता है कोबाल्ट से। यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट से। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, और एक याद रखना है फेरस, लोहा। ये सभी क्या है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट भी क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, एक ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है जिससे पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट प्राप्त करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक मैथ्स के क्वेश्चन है, x + y का होल स्क्वायर प्लस x² माइनस y² का गुणनखंड यहाँ पर क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये क्या है? x + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x + y का होल स्क्वायर। और ये क्या है? a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a माइनस बी। यहाँ पे प्लस लिख के यहाँ पे लिख देंगे a + b यानी x + y इंटू x माइनस वाई। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2x + y है, स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 2x + y है। तो एक x + y यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बच जाएगा आपका x + y, और ये बीच में प्लस, और यहाँ से x + y कॉमन आ गया तो बच गया आपका x माइनस वाई। वाई से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x + y और x 2x। तो देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता जो है याद रखिएगा कांस्य युग से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो साथियों, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड यानी कि बैल था। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये मंदिर अपना बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। याद रखिएगा। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? और साथियों, अगर आप लोग मैथ्स या फिर रीजनिंग क्लास करना चाहते हैं तो मेरा जो सेकंड चैनल है उस पर शाम 5 बजे, याद रखिएगा टाइमिंग, शाम 5 बजे से उस पर क्लास स्टार्ट किया गया है रीजनिंग का और
मैथ्स का, वो क्लास अभी रेगुलर नहीं चलता है, तो आप लोग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। जब भी वो क्लास होता है तो टेलीग्राम पर क्लास का लिंक शेयर किया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा 647 ईसा में या 647 ईस्वी में, याद रखिएगा हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। और इसका जन्म कब हुआ था हर्षवर्धन का? तो 590 ईस्वी में। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो कौन था? तो याद रखिएगा अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। याद रखिएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। याद रखिएगा। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है संगठन। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा था? तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी, ये था किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन बाद में इस तुजुक-ए-बाबरी का फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम पड़ा बाबरनामा। तो बाबरनामा फारसी भाषा में है और तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में है। याद रखेंगे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और बाबर का मकबरा कहाँ पर है? तो काबुल में स्थित है। और साथियों, तुजुक-ए-बाबरी से जो बाबरनामा कन्वर्ट किया गया फारसी में, किसने किया था? तो उसका नाम याद रखिएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में है और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। चलिए, यहाँ पे संस्थापक पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला संस्थापक नहीं पूछा गया है, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है यूरोपीय। तो ऐसे तो इसकी स्थापना के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है और ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। प्रथम अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये कटक में स्थित है। कहाँ पर? कटक में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछे तो फिलीपींस के मनीला में है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो ये बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मुंबई बंदरगाह। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है भूचाल का अपकेंद्र कहलाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, अंकलेश्वर जो है याद रखिएगा तेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तेल के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। और पेट्रोलियम पूछा जाता है किस चट्टानों से प्राप्त होता है? तो हमने आपको बताया था अवसादी चट्टान से। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? और प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका डेली रिवीजन होते रहेगा। तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आंसर हो जाएगा मलयालम। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और लक्षद्वीप जो है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है पूछा जाता है? तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो 57 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। याद रखिएगा कहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो 879 है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मक्खन। याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मक्खन।
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। और फॉर्मूला पूछे तो क्या होता है, तो याद रखिएगा N2O, ये लाफिंग गैस का फॉर्मूला है। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है अपना अपना स्कोर। तो साथियों पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो नेचुरल गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला CH4 है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपर रूप होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और श्वेत फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? तो चूहा मारने की दवा में इसका निर्माण, चूहा मारने की जो दवा का निर्माण किया जाता है उसमें सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो 20 वाले का हो जाएगा 2, 8, 8 और फिर 2। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और किसका होता है परमाणु क्रमांक 20? तो कैल्शियम का होता है। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो साथियों ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम हो जाएगा क्या? तो 64 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पारासीटामोल, याद रखिएगा पारासीटामोल। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो प्यारे साथियों वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 66 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयोडाइड होता है समुद्री शैवाल में, याद रखिएगा आयोडाइड। समुद्री घास में आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है और आयोडीन जो है आवश्यक खनिज लवण है। आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो साथियों सेलुलोज जो है किसका मुख्य घटक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोशिका भित्ति का, याद रखिएगा किसका? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और साथियों कोशिका भित्ति की बात करें तो कवकों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा सेलुलोज या फिर वो काइटिन की बनी होती है कोशिका भित्ति कवकों में। भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? सही जवाब है गर्भाशय, याद रखिएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? चलिए पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क में। चलिए 70 नंबर के लिए आंसर कीजिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन हमने आपको बताया था 2 है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो देखिए बी ऑप्शन में बी है, बाकी ए, डी, ई, के ये सभी वसा में घुलनशील है। चलिए 71 के लिए आंसर कीजिए, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सर्वाधिक योगदान देता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए जो सेवा क्षेत्र होता है जिसको तृतीय क्षेत्र या फिर टर्शरी सेक्टर कहा जाता है वो GDP में सबसे अधिक योगदान देता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा क्या हो जाएगा सेवा क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो जैसे बैंक हो गया, बीमा, परिवहन, व्यापार, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो इसे भी नोट कर लीजिए, कृषि हो गया, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, वन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। इन सभी को ध्यान रखें। और द्वितीयक में क्षेत्र में आता है उद्योग, जैसे विनिर्माण हो गया, जितने भी उद्योग की चीज़ें हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है? तो प्यारे साथियों सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे देखिए जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर
स्थल है? देखिए जून 2023 तक बताना है साथियों। जून 2023 तक भारत में याद रखिएगा टोटल 75 रामसर साइट है। और बिहार में एक रामसर साइट कौन सा है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों 74 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर दिए। सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्यों? एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो साथियों मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था, इसलिए इन्होंने बहिष्कार किया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना आपको याद होगा 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा 1906 में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अन्य जोड़ अन्य की संधि से बना शब्द कौन सा है? चलिए आंसर हो जाएगा आपका अन्याय। 77 के लिए आंसर कीजिए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो यहाँ पर 77 का आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही वास्तविक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैसें नहीं है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरीन क्या है? उत्कृष्ट गैस नहीं है। क्लोरीन जो है हैलोजन समूह का तत्व है। देखिए उत्कृष्ट गैस को आवर्त सारणी के समूह 18 में रखा गया है, याद रखिएगा। और उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस है। निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है? तो 79 के लिए आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, याद रखिएगा। दिए गए विकल्प में फ्लोरीन जो है हैलोजन समूह का तत्व है, ध्यान रखेंगे। और फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, इसे भी जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? तो याद कर लीजिए सोडियम जो है वो जल से हल्का होता है। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना था? तो साथियों भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 में बना था। आपको याद होगा 52वां संविधान संशोधन, इसी के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके तहत ये दल बदल विरोधी अधिनियम बना था, याद रखिएगा। संविधान में जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, फिर 10वीं को, फिर 11वीं को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, किसने जीता है? तो याद रखिए कर्नाटक ने जीता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? तो इसमें से सबसे अधिक तन्य हो जाएगा गोल्ड यानी कि सोना, ये सबसे अधिक तन्य धातु है। और सिल्वर जो है सबसे अधिक विद्युत का सुचालक माना जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है कौन सा? 161वां। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। पौधों में श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद होते हैं। तो पौधों में श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल व ऊर्जा होता है, जो कि ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। तो साथियों इस प्रकार के मुद्रा को गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी कहा जाता है।
खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? तो साथियों खुला आकाश नीति यानी ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? तो नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना है। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ऋणों की वसूली भारत सरकार की राजस्व प्रणालियों में शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नहीं होता है। याद रखिएगा। रुपये की परिवर्तनीयता का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। उपयुक्त यहाँ पर सभी सही है। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू को। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्टैफर्ड क्रिप्स थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से न्यायाधीश है? सिंपल सा है, 50वां है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार, ये सभी सही हो जाएगा। याद रखिएगा। पवनार आश्रम का संबंध किससे है? तो पवनार आश्रम का संबंध हो जाएगा विनोबा भावे से। सदाकत आश्रम का संबंध पूछा जाता है जो कि राजेंद्र प्रसाद से है। याद रखिएगा। शांति निकेतन का संबंध पूछा जाता है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से है। और सत्याग्रह आश्रम का संबंध हो जाएगा महात्मा गांधी से। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।